हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 11th एनसीईआरटी ज्योग्राफी की किताब भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत चल रही है। आज आपका इसी क्रम में अध्याय 10वां है। यहां पर हम लोग वायुमंडलीय प्रसंचरण और मौसम प्रणालियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहां पर आज के अध्याय में हम लोग वायुमंडलीय प्रसंचरण और मौसम प्रणालियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये दोनों ही परिघटनाएं जो हैं वायुमंडल से संबंधित हैं और वायुमंडल के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि वायुमंडल में वायु पाई जाती है और वायु जो है विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है। जब वायु गर्म होती है तो गर्म होकर ये फैलने लगती है, क्योंकि गर्म होने से जो वायु के अणु होते हैं उनमें प्रसार होता है, यानी कि वायु के अणु दूर दूर चले जाते हैं, तो इस वजह से ये फैल जाती है। और जब वायु ठंडी होती है तो ठंडी होने पर जो वायु के अणु होते हैं वो पास पास आ जाते हैं, इस वजह से सिकुड़ने लगती है। तो वायु के गर्म होकर फैलने और ठंडी होकर सिकुड़ने की वजह से जो वायुमंडलीय दाब है इसमें भिन्नता आती है। और जब वायुमंडलीय दाब में भिन्नता आती है तो ऐसे में वायु गतिमान होकर अधिक दाब वाले क्षेत्रों से न्यून दाब वाले क्षेत्रों में प्रभावित होती है। यानी कि जब वायुमंडलीय दाब में भिन्नता आती है तो यहाँ पर क्या होता है, जो हाई प्रेशर जोन है वहां से वायु लो प्रेशर जोन को भरने के लिए चल पड़ती है। क्षैतिज गतिमान वायु ही पवन है, यानी इस तरह से क्षैतिज रूप से गतिमान जो वायु है यही पवन है। और पवनें जो हैं ये पृथ्वी पर तापमान और आर्द्रता का पुनर्वितरण करती हैं, जिससे कि पूरी पृथ्वी का तापमान स्थिर बना रहता है। अगर हमारे यहाँ पर वायु नहीं होती, पवनें नहीं चलती, तो हमारी पृथ्वी भी अन्य ग्रहों की बात बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा रात के समय ठंडी हो जाती। क्योंकि हमारे यहाँ वायुमंडल पाया जाता है, हमारे यहाँ जो पवनें चलती हैं तो पवनों की वजह से यहाँ पर तापमान और आर्द्रता का पुनर्वितरण होता है। इसलिए जो हमारी पृथ्वी है ये अन्य ग्रहों की भांति दिन के समय बहुत ज्यादा गर्म और रात के समय अत्यंत ठंडी नहीं होती है। अब देखिए, यहां पर वायुमंडलीय दाब के बारे में बताया गया है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में यहां पर बात की गई है। यहां पर वायुमंडलीय दाब की परिभाषा दी गई है कि माध्य समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक एक इकाई क्षेत्रफल के वायुस्तंभ के भार को वायुमंडलीय दाब कहा जाता है और वायुदाब को मापने की इकाई मिलीबार है। समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब 1013.2 मिलीबार होता है। यानी सबसे ज्यादा वायुमंडलीय दाब कहां पर होता है? धरातल के निकट समुद्र तल पर, यानी धरातल के निकट जो समुद्री तल है वहां पर सबसे ज्यादा वायुमंडलीय दाब पाया जाता है। उसका रीजन ये है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जो वायु है वो धरातल के निकट बहुत ज्यादा सघन होती है। यही कारण है कि धरातल के निकट वायुदाब सर्वाधिक होता है। वायुदाब को मापने के लिए पारद वायुदाब मापी यानी मरकरी बैरोमीटर या फिर निर्द्रव बैरोमीटर यानी एनेरॉइड बैरोमीटर, इनका प्रयोग किया जाता है। और वायुदाब ऊंचाई के साथ घटता है, यानी जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वायुदाब घटता जाता है। यानी ऊंचाई पर वायुदाब जो है ये भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है और यह विभिन्नता ही वायु में गति का मुख्य कारण है। अब देखिए, यहाँ पर टेबल दी गई है और इस टेबल के जरिए समझाया गया है कि जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब में कमी आती जाती है। जैसे यहाँ बताया गया है कि समुद्र तल पर 1013.25 मिलीबार होता है और जैसे ही हम 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो वैसे ये 898.76 मिलीबार रह जाता है। 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ये 540.48 मिलीबार रह जाता है। 10 किलोमीटर की जब ऊंचाई पर जाएंगे तो ये 265 मिलीबार रह जाएगा। अब देखिए, यहां पर वायुदाब में ऊर्ध्वाधर भिन्नता के बारे में बात की गई है। ऊर्ध्वाधर का मतलब कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर ऊपर बढ़ते जाते हैं तो वैसे वैसे जो भिन्नता आती है उसके बारे में बात की गई है। वायुमंडल के निचले भाग में वायुदाब जो है ये ऊंचाई के साथ तीव्रता से घटता है और यह ह्रास दर जो है प्रत्येक 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार होती है। यानी जैसे जैसे आप ऊंचाई पर प्रत्येक 10 मीटर पर आप चढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब में 1 मिलीबार की गिरावट हो जाएगी। ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता क्षैतिज दाब प्रवणता की अपेक्षा अधिक होती है। यानी जो इस तरह की जो दाब प्रवणता है, ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता जो है ये क्षैतिज की तुलना में ज्यादा होती है, लेकिन इसके विपरीत दिशा में कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से यह संतुलित हो जाती है। क्योंकि ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता के विपरीत में ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य कर रहा होता है, तो इसी वजह से ये संतुलित हो जाती है और इसी वजह से जो ऊर्ध्वाधर पवनें होती हैं ये अधिक शक्तिशाली नहीं होती हैं। देखिए, यहाँ पर दिखाया भी गया है कि ऊंचाई के साथ वायुदाब में परिवर्तन आता है, यहाँ टेबल के जरिए समझाया भी गया है। इसके बाद है वायुदाब का क्षैतिज वितरण। वायुदाब के क्षैतिज वितरण का अध्ययन समान अंतराल पर खींची गई समदाब रेखाओं के द्वारा किया जाता है। यानी कि समदाब रेखाओं के जरिए हम वायुमंडलीय दाब के क्षैतिज वितरण का अध्ययन करते हैं। समदाब रेखाएं वे रेखाएं हैं जो समुद्र तल से एक समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती हैं। ये समदाब रेखाएं समुद्र तल से एक समान वायुदाब वाले जो स्थान होते हैं उनको ये मिलाती हैं। दाब पर ऊंचाई के प्रभाव को दूर करने और तुलनात्मक बनाने के लिए वायुदाब मापने के बाद इसे
समुद्र तल के स्तर पर घटा लिया जाता है। यानी अगर हम वायुदाब का अध्ययन कर रहे हैं और अगर हम ऊंचाई के संदर्भ में इसका अध्ययन करें तो हम क्या करते हैं, वायुदाब मापने के बाद इसे समुद्र तल का जो स्तर है उससे हम इसे घटा लेते हैं ताकि हमें एक्यूरेट जो वायुदाब है वो पता चल जाए। अब देखिए आगे यहां पर समुद्र तल वायुदाब का विश्व वितरण बताया गया है। इस समुद्र तल के स्तर पर वायुदाब का यहाँ पर विश्व वितरण कैसा है उसके बारे में चर्चा की गई है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो आपकी इक्वेटर लाइन है जिसको विषुववृत्त या फिर 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है, यहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें पूरी साल पड़ती हैं। इस वजह से यहाँ पर एक निम्न दाब का क्षेत्र क्रिएट हो जाता है और इसे विषुवतीय निम्न अवदाब क्षेत्र या इक्वेटोरियल लो के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आपके भूमध्य रेखीय निम्न दाब क्षेत्र है। इसके बाद फिर यहाँ पर बताया गया कि 30 डिग्री उत्तरी, यानी आप देख पा रहे 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है इनके साथ उच्च वायुदाब क्षेत्र पाए जाते हैं जिन्हें उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र कहा जाता है। 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है इनके साथ जो है उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र यहाँ पे पाया जाता है दोनों ही गोलार्धों में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। पुनः ध्रुवों की तरफ जब आप बढ़ते हैं तो 60 डिग्री उत्तरी और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों पर, यानी आप ये देख पा रहे हैं 60 डिग्री उत्तरी और 60 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है यहाँ पर निम्न दाब पेटियां पाई जाती हैं जिन्हें अधोध्रुवीय निम्न दाब पेटियां या पट्टियां कहा जाता है। वहीं बात करते हैं ध्रुवों के निकट, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं जो आपका 90 डिग्री अक्षांश है वही आपका ध्रुव है, तो ध्रुवों के निकट वायुदाब जो है अधिक होता है और इसे ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी या पट्टी कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो वायुदाब की पट्टियां हैं स्थायी नहीं है, इस सूर्य की किरणों के विस्थापन के साथ ये ऊपर नीचे सरकती रहती हैं। यहाँ पर जो आपकी इक्वेटर लाइन वाली जो आपकी विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र वाली पट्टी है यही स्थिर मानी जाती है, बाद बाकी जो ऊपर की जो पट्टियां हैं वो ऊपर नीचे हल्की बहुत होती रहती हैं। अब यहाँ पर पवनों की दिशा और वेग को प्रभावित करने वाले बलों के बारे में बताया गया है। देखिए पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज पवनें प्रवाहित होती हैं और ये पवनें जो हैं 3 संयुक्त प्रभावों का परिणाम है। इनमें एक तो दाब प्रवणता का प्रभाव है, घर्षण बल का प्रभाव है और कोरियोलिस बल का प्रभाव है। इन तीनों प्रभावों के अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण बल भी इन पवनों को नीचे से प्रभावित करता है। सबसे पहले बात करते हैं दाब प्रवणता बल की। दूरी के संदर्भ में दाब परिवर्तन की दर को दाब प्रवणता कहा जाता है और जहां पर समदाब रेखाएं पास पास होती हैं वहां पर दाब प्रवणता अधिक होती है, वहीं जहां पर समदाब रेखाएं दूर दूर होती हैं दाब प्रवणता कम होती है। दूसरा है आपका घर्षण बल यानी फ्रिक्शनल फोर्स। देखिए जब पवन प्रवाहित होती है तो धरातल पर मौजूद जो स्थलाकृतियां होती हैं उन स्थलाकृतियों की वजह से घर्षण होता है। तो घर्षण जो है धरातल पर सबसे ज्यादा होता है और इसका प्रभाव जो है प्राय धरातल से 1 से लेकर 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। समुद्री सतह पर घर्षण जो है न्यूनतम होता है। तीसरा प्रभाव है यहां पर कोरियोलिस बल का। कोरियोलिस बल एक आभासी बल है जो कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन से उत्पन्न होता है। देखिए इस बल के बारे में, इस बल की अवधारणा के बारे में सन 1844 में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था जी कोरियोलिस। तो उन्होंने सबसे पहले इसका विवरण प्रस्तुत किया था, तो उन्हीं के नाम पर इस बल को कोरियोलिस बल कहा जाता है। और कोरियोलिस बल के प्रभाव से जो पवनें हैं वो उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से दाहिनी तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ विक्षेपित हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए कोई पवन उत्तरी गोलार्ध में गई तो उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करते ही ये अपनी मूल दिशा से दाहिनी तरफ, यानी इसकी जो मूल दिशा है उसकी दाहिनी तरफ मतलब देखिए आप अगर इस साइड में खड़े हैं तो आपका दाहिना कौन सा होगा, ये वाला होगा, राइट होगा, तो ये इस तरफ विक्षेपित हो जाएगी, ऐसे विक्षेपित हो जाएगी। अगर ये दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश कर रही है तो ये अपनी बाईं तरफ यानी इस साइड में विक्षेपित हो जाएगी, क्योंकि यहां पर बायां आपका कौन सा होगा, बायां आपका यहां पर ये लेफ्ट हो जाएगा और इस साइड वाली आपकी राइट हो जाएगी। जब पवनों का वेग अधिक होता है तब विक्षेपण भी अधिक होता है। देखिए कोरियोलिस बल जो है ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है और इक्वेटर लाइन पर यह अनुपस्थित होता है। कोरियोलिस बल जो है दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है, वहीं दाब प्रवणता बल जो है ये समदाब रेखाओं के समकोण पर होता है। जैसा कि आप लोग समदाब रेखाओं के बारे में पढ़ चुके हैं कि समदाब रेखाएं जो है अक्षांशों के समानांतर होती हैं, इस तरह से होती हैं। तो दाब प्रवणता बल समदाब रेखाओं के समकोण पर है, यानी कहने का मतलब ये है कि यहां पर जो आपका दाब प्रवणता बल है वो आपके नीचे जो समदाब रेखा है इसके समकोण पर ऐसे करके है। और वहीं आपका कोरियोलिस बल जो है ये आपके दाब प्रवणता के समकोण पर है, यानी कोरियोलिस बल कैसे होगा, इस तरह से होगा। तो इसी वजह से आप लोग देखते हैं हवाएं इस तरह से ऐसे करके विक्षेपित होती हैं। जितनी दाब प्रवणता अधिक होगी पवनों का वेग उतना ही अधिक होगा और पवनों की दिशा उतनी ही अधिक विक्षेपित होगी। इक्वेटर लाइन पर जो आपका कोरियोलिस बल है ये शून्य होता है
और पवनें जो होती हैं वो समदाब रेखाओं के समकोण पर बहती हैं, यानी पवनें जो होती हैं इक्वेटर लाइन पर वो समदाब रेखाओं के समकोण पर बहती हैं, ना कि दाब प्रवणता के समकोण पर। इसी वजह से इक्वेटर लाइन के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते हैं, क्योंकि यहां पर कोरियोलिस बल जो है अनुपस्थित होता है। आगे यहां पर वायुदाब और पवनों के बारे में बताया गया है। तो पवनों का जो वेग है और उनकी जो दिशा है ये पवनों को उत्पन्न करने वाले बलों का परिणाम है। तो जैसा कि अभी आप पढ़ चुके हैं, पवनों को उत्पन्न करने वाले बल कौन कौन से हैं? दाब प्रवणता है, घर्षण बल है, कोरियोलिस बल है, इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण बल है। तो ये सभी बल हैं जो कि पवनों का वेग और उनकी दिशा तय करते हैं। पृथ्वी की सतह से 203 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऊपरी वायुमंडल में पवनें जो होती हैं वो धरातली घर्षण के प्रभाव से मुक्त होती हैं, और ये मुख्यतः दाब प्रवणता बल और कोरियोलिस बल से नियंत्रित होती हैं। जब समदाब रेखाएं सीधी हों और घर्षण का प्रभाव न हो तो दाब प्रवणता बल कोरियोलिस बल से संतुलित हो जाता है, और फलस्वरूप पवनें जो होती हैं इस समदाब रेखाओं के समानांतर बहने लगती हैं, और ये पवनें जो है भूविक्षेपी पवनों के नाम से जानी जाती हैं। यानी यहाँ पे बताया गया है कि जब समदाब रेखाएं सीधी हों, यानी जो समदाब रेखाएं हैं एकदम ये सीधी हों। इसके अलावा यहाँ बोला गया घर्षण का प्रभाव ना हो। क्यों घर्षण का प्रभाव क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर पवनें जो है धरातल से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर बह रही हैं, इसी वजह से यहाँ पर घर्षण का प्रभाव नहीं है। तो यहाँ बताया गया कि दो दाब प्रवणता बल जो है एक कोरियोलिस बल से संतुलित हो जाता है, और पवनें जो होती हैं फलस्वरूप समदाब रेखाओं के समानांतर बहने लगती हैं, और ये पवनें जो हैं भूविक्षेपी पवनें कहलाती हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपका उत्तरी गोलार्ध दिखाया गया है, यहाँ पे आपके दक्षिणी गोलार्ध दिखाया गया है। तो उत्तरी गोलार्ध की स्थिति में बताया गया है कि जो आपका जो पवनें हैं वो समदाब रेखाओं के समानांतर बहने लगती हैं। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में जो है ये पश्चिम की ओर समदाब रेखाओं के समानांतर बह रही हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इमेज में आप देख भी पा रहे हैं, ये आपकी समदाब रेखाएं यहाँ पर दी हुई हैं, है ना, और पवनें जो है इन समदाब रेखाओं के समानांतर ये बहने लगती हैं, ऐसे करके ये बह रही हैं। निम्न दाब क्षेत्र के चारों तरफ पवनों का जो परिक्रमण है ये चक्रवातीय परिसंचरण कहलाता है। देखिए, जब निम्न दाब क्षेत्र काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए तो उसके चारों ओर पवनों का जो परिक्रमण होता है, तीव्र परिक्रमण होता है, वो चक्रवातीय परिसंचरण कहलाता है। वहीं उच्च वायुदाब क्षेत्र के चारों तरफ ऐसा होना ये प्रतिचक्रवाती परिसंचरण कहलाता है। और इन प्रणालियों में पवनों की जो दिशा होती है दोनों गोलार्धों में भिन्न होती है। इन दोनों गोलार्धों में चक्रवात और प्रतिचक्रवात जो परिसंचरण प्रणाली है इनकी दिशा भिन्न होती है। तो यहां पर वही चीज बताई गई है। चक्रवात कब बनते हैं? ये निम्न अवदाब क्षेत्रों का तब बनते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा कैसी होती है? उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा जो होती है घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, यानी इनकी दिशा होती है एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई को आप जानते होंगे, या घड़ी में प्रतीकात्मक रूप में यहां बना रहा हूं, तो घड़ी की सुई यहां से स्टार्ट होती है ना, और ऐसे करके घड़ी की सुई चलती है। तो ये जो दिशा है क्लॉकवाइज बोली जाएगी। वहीं यहां पर उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात है, चक्रवात दिशा कैसी होती है? एंटी क्लॉकवाइज, यानी इस साइड से ऐसे चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा जो होगी वो घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप यानी क्लॉकवाइज होगी। यानी यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, यहां पर आपके उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात की दिशा है वो कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी लिख दिया है मैंने। और यहां पर है दक्षिणी गोलार्ध में कैसी है? ये क्लॉकवाइज है, क्लॉक लिख दिया मैंने। वहीं प्रतिचक्रवात की बात करें तो प्रतिचक्रवात के बनने के लिए उच्च अवदाब क्षेत्र चाहिए, और इसकी उत्तरी गोलार्ध में दिशा कैसी होती है? घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप, यानी जैसे घड़ी की सुई चलती है क्लॉकवाइज उसी रूप में होती है। तो उत्तरी गोलार्ध में प्रतिचक्रवात की दिशा जो है वो क्लॉकवाइज होती है। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में दिशा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ही पूछी गई हैं। आगे यहां बताया गया है कि निम्न दाब क्षेत्रों पर वायु अविसरित होगी, यानी कन्वर्ज होगी, और ये ऊपर उठेगी। वहीं उच्च दाब क्षेत्रों में वायु का अवतलन होगा, यानी धसाव होगा, और धरातल पर अपसरित होगी, यानी डाइवर्ज होगी। देखिए, आपके सामने यहां पर 2 चित्र दिए गए हैं। चित्र 1 आपकी किताब से है और चित्र 2 जो है मैंने इंटरनेट से लिया है। अब देखिए, जो आपके सामने अपसरण और अभिसरण का कॉन्सेप्ट है इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाए तो आगे चलकर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि कहीं कहीं पर आप सोचेंगे यहां पर अपसरण आना चाहिए, यहां पर सर ने अभिसरण बोल दिया है, कहीं पर सर ने अपसरण करवा दिया है, इसका क्या मतलब है? तो जैसा कि आप चित्र 1 में देख पा रहे हैं, जो कि आपकी एनसीईआरटी का चित्र है, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यहां पर एक तरफ जो निचला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं, ये हिस्सा जो है सतह वाला हिस्सा है, सरफेस वाला हिस्सा है, और ऊपर वाला हिस्सा आप जो देख पा रहे हैं ये ऊपरी वायुमंडल का हिस्सा है, यानी ये ऊपरी वायुमंडल का हिस्सा आप देख पा रहे हैं, ऊपर की तरफ ये ऊपरी वायुमंडल का हिस्सा दिया गया है। अब देखिए, नीचे वाले चित्र से आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे, यहां पर एल है,
एल का मतलब लो प्रेशर जोन है, निम्न अवदाब क्षेत्र है, और यहाँ पर एच है यानी कि हाई प्रेशर जोन है, उच्च अवदाब क्षेत्र है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब कहीं पर लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है, निम्न अवदाब क्षेत्र क्रिएट होता है, तो उस निम्न अवदाब क्षेत्र को भरने के लिए आसपास के क्षेत्रों से हवाएं चल पड़ती हैं, आसपास के क्षेत्रों से हवाएं चल पड़ती हैं, और इस निम्न दाब क्षेत्र में आकर ये हवाएं जो होती हैं अवसरित होती हैं। यहाँ पर ये निम्न दाब क्षेत्र में हवाएं जो होती हैं, आसपास की हवाएं यहाँ पर आकर मिल जाती हैं, और मिलने के उपरांत क्या होता है, ये हवाएं जो हैं ऊपर की तरफ उठती हैं, और ऊपरी वायुमंडल में जब ये हवाएं जाती हैं तो ये हवाएं ठंडी हो जाती हैं, पुनः ठंडी होने लगती हैं। तो ठंडी होने से क्या होता है, हवाएं भारी हो जाती हैं, और ऊपरी वायुमंडल में हवाएं जो है एक जगह पर एकत्रित नहीं होती हैं, फिर ये वहां पर पहुंचकर क्या होता है, ये इधर उधर चलने लगती हैं, क्योंकि काफी ज्यादा भारी हो जाती हैं, तो ऊपर से भी ये आसपास के क्षेत्रों में बिखरने लगती हैं। तो इसी वजह से आप देख पा रहे होंगे कि जहां पर लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है वहां पर धरातल के निकट हवाओं का अभिसरण होता है, वहीं ऊपरी वायुमंडल में हवाओं का अपसरण होता है। जिन क्षेत्रों में हाई प्रेशर जोन क्रिएट होता है वहां पर ऊपरी वायुमंडल में हवाओं का क्या होता है, अभिसरण होता है, यानी कि जो ठंडी भारी हवाएं होती हैं वो ऊपरी वायुमंडल में इनका अभिसरण होता है, और जब ये हवाएं धरातल के निकट पहुंचती हैं तो ये गर्म होने लगती हैं, तो सतह पर पहुंचते पहुंचते हवाएं जो है चारों तरफ बिखरने लगती हैं। तो यहाँ पर क्या आप देख पा रहे हैं कि हाई प्रेशर जोन जो है यहाँ पर ऊपरी वायुमंडल में इसके अभिसरण हो रहा है हवाओं का, और जब ये हवाएं निचले वायुमंडल में आ रही हैं यानी कि धरातल की तरफ जब आ रही हैं तो गर्म होने की वजह से धरातल के निकट ये अपसरित हो जा रही हैं, आसपास के क्षेत्रों में ये फैल जा रही हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, यानी लो प्रेशर जोन में जब मैं बोलूंगा कि धरातल के निकट हवाओं का अभिसरण हो रहा है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, और वहीं अगर मैं हाई प्रेशर जोन में बोलूंगा कि हाई प्रेशर जोन में हवाएं जो हैं ऊपरी वायुमंडल में अभिसरित हो रही हैं, तो भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि लो प्रेशर जोन में अभिसरण कहां पर हो रहा है और अपसरण कहां पर हो रहा है, हाई प्रेशर जोन में अपसरण कहां हो रहा है और अभिसरण कहां हो रहा है, ये आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर दोनों डायग्राम लगाए हैं ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ में आए। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं कि निम्न अवदाब क्षेत्र में जो एरो है वो ऊपरी वायुमंडल की तरफ है, क्योंकि इस गड्ढे में जो भी हवाएं भरी जाएंगी वो हवाएं जो है यहाँ पर रुकेंगी नहीं, बल्कि वो ऊपर उठने लगेंगी, और जब ऊपरी वायुमंडल में पहुंचेंगी तो ऊपरी वायुमंडल में पहुंचने के क्रम में ये हवाएं ठंडी हो जाएंगी। तो ठंडी होने के बाद हवाएं जो है ऊपरी वायुमंडल में भी एक जगह नहीं रुकेंगी, आसपास के क्षेत्रों में चलने लगेंगी। तो ऐसे करके यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि लो प्रेशर जोन में नीचे की तरफ अभिसरण हो रहा है और ऊपर की तरफ अपसरण हो रहा है। अब आगे यहाँ पर वायुमंडलीय प्रसंचरण के बारे में बताया गया है, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। धरातलीय सतह और ऊपरी वायुमंडल में वायुदाब प्रवणता के कारण स्थानीय स्तर से वैश्विक स्तर पर दैनिक, मौसमी और वार्षिक रूप में पवनों का जो गतिशील होना है यही वायुमंडलीय प्रसंचरण कहलाता है। और ये जो वायुमंडलीय प्रसंचरण है ये महासागरीय जल को भी गतिमान करता है, जो पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करता है, यानी कि महासागरीय जल के गतिमान होने के पीछे वायुमंडलीय प्रसंचरण ही है। भूमंडलीय पवनों का जो प्रारूप है वो मुख्यतः निम्न बातों पर निर्भर करता है। यहां पर पहली बात है कि वायुमंडलीय ताप में अक्षांशीय भिन्नता, अक्षांशों के साथ साथ वायुमंडलीय ताप में भिन्नता आती है। वायुदाब पट्टियों की उपस्थिति, यानी कि जो हाई प्रेशर जोन है या निम्न अवदाब क्षेत्र है इनकी उपस्थिति, वायुदाब पट्टियों का सौर किरणों के साथ विस्थापन, यानी जब सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है उसके हिसाब से जो निम्न अवदाब क्षेत्र है उसका भी ऊपर नीचे उत्तरायण और दक्षिणायन होना होता है। महासागरों और महाद्वीपों का वितरण, इसके अलावा पृथ्वी का घूर्णन, तो ये सब चीजें जो हैं ये भूमंडलीय पवनों के प्रारूप को तय करती हैं। स्थानिक आयाम और उत्पत्ति के आधार पर वायुमंडलीय प्रसंचरण को 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। तो पहला प्रकार है यहां पर प्राथमिक या फिर दीर्घकालिक प्रसंचरण। देखिए, प्राथमिक या फिर दीर्घकालिक प्रसंचरण के अंतर्गत जो ग्रही पवनें हैं उनको सम्मिलित किया जाता है, जो पृथ्वी की सतह पर वायुदाब पेटियों की सामान्य व्यवस्था से संबंधित हैं। यानी ग्रही पवनें जो हैं वो वायुदाब पेटियों की सामान्य व्यवस्था के अंतर्गत आती हैं और इन्हीं वायुदाब पेटियों के अंतर्गत वर्ष भर चलती हैं। ग्रही पवनों के प्रवाह के प्रारूप को वायुमंडल का सामान्य प्रसंचरण भी कहा जाता है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ग्रही पवनें हैं इनके प्रवाह के प्रारूप को वायुमंडल का सामान्य प्रसंचरण भी कहा जाता है, और इस प्रसंचरण के अंतर्गत व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें इसमें शामिल हैं। दूसरा है यहां पर द्वितीयक प्रसंचरण। देखिए, द्वितीयक प्रसंचरण के अंतर्गत चक्रवाती और प्रचक्रवाती जो प्रसंचरण है वो इसमें आ जाते हैं, मौसमी प्रसंचरण इसमें आ जाते हैं, मानसूनी पवनें, वायु राशियां, ये सब इसमें शामिल की जाती हैं। तटीयक प्रसंचरण में इसके अंतर्गत जो स्थानीय हवाएं हैं वो इसमें शामिल की जाती हैं, जैसे कि हरमट्टन है, चिनूक है, सांता आना है, ये कुछ हवाएं जो है स्थानीय हवाएं हैं वो इसमें शामिल की जाती हैं। तो आपके इस अध्याय में यहाँ पर जो प्राथमिक प्रसंचरण है या फिर जिसको दीर्घकालिक प्रसंचरण कहा जाता है या फिर इसको जो है वायुमंडलीय सामान्य प्रसंचरण कहा जाता है, तो इसके बारे में यहाँ पर विस्तार में बताया गया है। तो यहाँ पर वायुमंडल का सामान्य प्रसंचरण या फिर दीर्घकालिक प्रसंचरण या फिर इसको प्राथमिक प्रसंचरण के रूप में भी जाना जाता है।
देखिए इसे जो है सामान्यतः त्रिकोष्कीय देशांतरी प्रसंचरण तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक नाम और है त्रिकोष्कीय देशांतरी प्रसंचरण तंत्र, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है जो आपकी इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर लाइन से लेकर पोल तक का एक दिखाया गया पार्ट दिखाया गया, यानी कि यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध का एक हिस्सा दिखाया गया। उत्तरी गोलार्ध में आप देख पा रहे हैं इक्वेटर लाइन यानी जो आपका 0 डिग्री अक्षांश है, यहाँ से लेकर जो 90 डिग्री अक्षांश है यहाँ तक की स्थिति यहाँ पर दिखाई गई है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 3 स्थितियां बन रही हैं। एक तो 0 से लेकर 30 डिग्री के बीच में, 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के बीच में, और 60 से लेकर 90 के बीच में धरातली सतह पर हवाएं उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र है इसकी ओर प्रवाहित होती हैं, जबकि ऊपरी वायुमंडल में हवाएं जो होती हैं ये धरातली सतह की हवाओं की दिशा के विपरीत प्रवाहित होती हैं। यानी यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि धरातली सतह पर जो हवाएं होती हैं उनके चलने की प्रकृति कैसी होती है, उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर, जबकि ऊपरी वायुमंडल में हवाओं की जो प्रकृति होती है वो धरातली सतह की हवाओं के बिल्कुल विपरीत होती है, जिसके चलते क्या होता है कोशिका प्रसंचरण का या एक कोष्ठ का निर्माण होता है, और इससे प्रत्येक देशांतर पर 3 कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 3 कोशिकाएं बन रही हैं, हैडली सेल, फेरल सेल और पोलर सेल। तो सबसे पहले बात करते हैं हैडली कोशिका या फिर उष्णकटिबंधीय कोशिका की। देखिए इस कोशिका का निर्धारण जो है सर्वप्रथम जी हैडली द्वारा सन 1735 में तापजन्य क्षेत्रों में किया गया था। जैसा कि आपको हमने बताया था कि जो आपकी इक्वेटर लाइन है या विषुववृत्त है, तो भूमध्य रेखा पर उच्च सूर्यातप होने की वजह से यहाँ पर एक निम्न अवदाब का क्षेत्र क्रिएट हो जाता है, यानी कि यहाँ पर एक अंतर उष्णकटिबंधीय अविसरण क्षेत्र या निम्न वायुदाब का क्षेत्र ये क्रिएट हो जाता है, और यहाँ पर इस निम्न अवदाब क्षेत्र को भरने के लिए आसपास के क्षेत्रों से हवाएं चलने लगती हैं, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इस क्षेत्र में हवाओं का अविसरण होता है। और जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कॉन्सेप्ट, आपको लो प्रेशर जोन पर हमने आपको वहां बताया था कि यहाँ पर इस क्षेत्र में जब हवाएं अवसरित होंगी तो हवाएं जो होंगी ऊपर की तरफ उठेंगी, यानी वायु जो होती है वो संवहन धाराओं के रूप में फिर ऊपर उठती है, और यह क्षोभ मंडल के ऊपर 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऊपर चढ़ती है, और फिर ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों की तरफ प्रवाहित होती है। देखिए एक बार आप फिर से यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका इक्वेटर लाइन है और यहाँ पर एक निम्न अवदाब का क्षेत्र ITCZ क्रिएट हो गया। अब इस क्षेत्र को भरने के लिए आसपास के क्षेत्रों से हवाएं चल पड़ी, इसमें प्रवेश करी, हवाएं जो है ऊपरी वायुमंडल में उठने लगी और ऊपर पहुंच के ठंडी होने लगी। तो ठंडी होने के उपरांत जो हवाएं हैं वो फिर उत्तरी गोलार्ध की तरफ मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध की तरफ इस तरह से मुड़ जाती हैं। तो ऊपरी वायुमंडल में जब हवाएं पहुंच जाती हैं तो वहां पर पहुंच के ठंडी हो जाती हैं, और जब ये मुड़ती हैं हवाएं तो आगे चलकर और ठंडी हो जाती हैं और भारी हो जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश है या 30 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है, यहाँ पर हवाएं इतनी ज्यादा भारी हो जाती हैं फिर से ये नीचे की तरफ उतरने लगती हैं। तो यहाँ पर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वाले क्षेत्र में यहाँ पर क्या होता है, एक उच्च दाब का क्षेत्र क्रिएट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हवाएं जो हैं यानी कि जो आपकी इक्वेटर लाइन की जो हवाएं हैं ये बहुत ठंडी होकर अवतलित होने लगती हैं। तो यहाँ पर वही चीज समझाई गई है कि लगातार 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों पर वायु जो है ठंडी होकर अवतलित हो जाती है, यानी कि अवतलन का मतलब नीचे की ओर उतरने लगती है, और इस प्रकार यहाँ पर जो है उपोष्ण उच्च दाब का निर्माण होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है, यहाँ पर एक निम्न अवदाब का क्षेत्र है, और यहाँ की जो हवाएं हैं जब ये 30 डिग्री पर पहुंच रही हैं हवाएं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी हो जा रही हैं। ठंडी होने की वजह से यहाँ पर हवाएं फिर से उतरने लगती हैं। तो यहाँ पर 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश पर क्या है, एक उच्च अवदाब का क्षेत्र क्रिएट हो जाता है। भूमध्य रेखा की उठती हवाओं का स्थान लेने के लिए उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्रों से हवाएं अवसरित होती हैं, और इन हवाओं को व्यापारिक पवनें कहा जाता है। देखिए एक बार मैं आपको फिर से ये डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूं, और इस बार मैं आपको पूरी प्रोसेस अब एक बार मैं आपको बता देता हूं ताकि एक साथ चीजें सारी समझ में आ जाएं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आपकी इक्वेटर लाइन है, 0 डिग्री अक्षांश है, और 0 डिग्री अक्षांश पर पूरे साल सूर्य की लंबवत किरणें चमकती हैं, यानी सीधी किरणें पड़ती हैं। इसी वजह से इक्वेटर लाइन पर एक निम्न अवदाब का क्षेत्र या फिर एक लो प्रेशर जोन या फिर एक ITCZ क्रिएट हो जाता है। इस निम्न अवदाब के क्षेत्र को भरने के लिए आसपास के क्षेत्रों से हवाएं चल पड़ती हैं, और इस निम्न दाब क्षेत्रों में हवाएं अविसरित होती हैं। ये हवाएं केवल इसी क्षेत्र में नहीं रुकती हैं, बल्कि इस क्षेत्र को भरते हुए हवाएं ऊपर की तरफ ऊपरी वायुमंडल में ऊपर उठने लगती हैं। जब हवाएं ऊपरी वायुमंडल में जाती हैं तो हवाएं ठंडी हो जाती हैं। ठंडी होने पर हवाएं जो होती हैं ये पुनः 2 शाखाओं में डिवाइड हो जाती हैं। इनकी एक शाखा उत्तरी गोलार्ध की तरफ मुड़ जाती है और दूसरी शाखा जो है दक्षिणी गोलार्ध की तरफ मुड़ जाती है। अब देखिए ये हवाएं जब ऊपर के अक्षांशों में जाती हैं, यानी कि जैसे जैसे आगे के अक्षांशों में दोनों गोलार्धों में बढ़ती हैं, तो हवाएं जो है और ज्यादा ठंडी हो जाती हैं, और ज्यादा ठंडी और सघन होने की वजह से एक समय ऐसा आता है कि हवाएं बहुत ज्यादा भारी हो जाती हैं, और बहुत ज्यादा भारीपन की वजह से ये आगे तक प्रवाहित नहीं हो सकती हैं। तो यही कारण है कि हवाएं जो है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर जाकर इन हवाओं का अवतरण होता है, यानी फिर से ये हवाएं जो है
धरातल की तरफ उतरती हैं। तो धरातल की तरफ उतरने के क्रम में ये हवाएं जो है फिर से दो शाखाओं में डिवाइड हो जाती हैं। इनकी एक शाखा चली जाती है 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश की तरफ और दूसरी शाखा फिर से चली जाती है आपकी इक्वेटर लाइन की तरफ। तो यहां पर उस प्रक्रिया में यही कहा गया है कि जो आपका निम्न अवदाब का क्षेत्र है, इस क्षेत्र को भरने के लिए जो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश वाला क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है, यहां से हवाएं आती हैं और इस क्षेत्र में अवसरित होती हैं। तो यहां पर एक पूरा चक्र बन जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक पूरी प्रक्रिया बन जाती है, एक चक्र साइकिल टाइप बन जाता है और यही साइकिल जो है हेडली सेल या फिर हेडली कोशिका का निर्माण करता है। तो अब आपको प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। और ये जो हवाएं हैं, इन हवाओं को व्यापारिक पवन कहा जाता है। कोरियोलिस बल के कारण इनकी दिशा उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में क्रम से उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व हो जाती है। देखिए, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये आपका उत्तरी गोलार्ध है, ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये आपका साउदर्न हेमिस्फीयर है। तो उत्तरी गोलार्ध की दिशा आप देख पा रहे हैं कैसी है, ये कहां से आ रही है, उत्तर पूर्व से आ रही है, इस साइड से आ रही है ना। दक्षिण गोलार्ध की दिशा कैसी है, दक्षिण पूर्व है, यानी इस साइड से आ रही है। विषुवत के दोनों तरफ से प्रभावित होने वाली पूर्वी पवनें या फिर व्यापारिक पवनें, देखिए व्यापारिक पवनों को व्यापारिक पूर्वी पवनें भी कहा जाता है या फिर इनको पूर्वी पवनें भी कभी भी कह देते हैं। तो ये पूर्वी पवनें जो है अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी इक्वेटर लाइन पर जो निम्न अवदाब क्षेत्र है, जिसको लो प्रेशर जोन या फिर ITCZ कहा जाता है, यहां पर ये दोनों गोलार्धों की हवाएं आकर मिलती हैं। इसके कारण एक कोशिका का निर्माण होता है जिसे हेडली कोशिका या फिर उष्णकटिबंधीय कोशिका कहते हैं, जो कि मैंने अभी आपको डायग्राम समझाते समय बताया भी था। इस उष्णकटिबंधीय कोशिका के निर्माण में तापमान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसी वजह से इसे तापीय जनित कोशिका भी कहा जाता है। तो यहां तक आपको हेडली कोशिका की जो कार्यविधि है ये समझ में आ गई होगी। अब सेम यही कार्यविधि जो है आपके ऊपरी फेरल कोष्ठ पे भी लागू होती है, ध्रुवीय कोष्ठ पे भी लागू होती है, वहां पर भी यही सेम प्रक्रिया लागू होती है। इसके बाद है अब आपका फेरल कोशिका या फिर ध्रुवीय वाताग्र कोशिका। देखिए, मध्य अक्षांशीय परिसंचरण कोशिका को फेरल कोशिका के नाम से जाना जाता है या फिर इसको ध्रुवीय वाताग्र कोशिका भी कहा जाता है। ध्रुवीय वाताग्र या फेरल कोशिका के अंतर्गत उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र में उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र से आने वाली उष्ण पवनों और ध्रुवों से आने वाली शीतल पवनें हैं, इनका यहाँ पे अभिसरण होता है। देखिए, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो 0 डिग्री अक्षांश है ये आपका निम्न अवदाब का क्षेत्र है, 30 डिग्री अक्षांश ये उपोष्ण उच्च दाब का क्षेत्र बोला जाता है, 60 डिग्री वाला जो क्षेत्र है ये फिर से निम्न अवदाब वाला क्षेत्र आ जाता है। 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश वाला जो क्षेत्र है ये निम्न अधोध्रुवीय अवदाब वाला क्षेत्र है, यानी यहाँ पर एक निम्न अवदाब वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है, जो आपका फेरल कोशिका है इस क्रम में जो आपका 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश वाला क्षेत्र है ये एक निम्न अवदाब का क्षेत्र है। और इस निम्न अवदाब के क्षेत्र को भरने के लिए जो आपकी 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश की जो हवाएं हैं और ऊपर से ध्रुवों से आने वाली हवाएं हैं, इन हवाओं का यहाँ पर 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश वाले क्षेत्र में अविसरण होता है, जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में फिर से देख सकते हैं, है ना। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वाला जो क्षेत्र है ये निम्न अवदाब वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर ध्रुवों की तरफ से आने वाली हवाएं और जो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश है या दक्षिणी अक्षांश है, यहाँ से आने वाली ये जो हवाएं हैं वो यहाँ पर अविसरित करती हैं, अवसरण करती हैं, इसको भरती हैं। और यहाँ पर भी वही प्रक्रिया दोहराई जाती है जो प्रक्रिया यहाँ पर होती है, यानी यहाँ पर भी हवाएं ऊपर उठती हैं, फिर से ठंडी होती हैं, ठंडी होने पर 2 शाखाओं में डिवाइड हो जाती हैं। एक शाखा इनकी चलने लगती है 30 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश की तरफ और दूसरी शाखा चलने लगती है ध्रुवों की तरफ। तो वही प्रक्रिया यहाँ भी दोहराई जाती है। इसके फलस्वरूप उष्ण पछुआ पवनें यानी उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलने वाली जो पश्चिमी पवनें हैं इनको पछुआ पवनें कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से जो आपके इक्वेटर लाइन की तरफ पवनें जो चलती हैं वो पूर्वी पवनें हैं, क्योंकि उनकी दिशा पूर्व की तरफ होती है। जबकि उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र से जो 60 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी क्षेत्र की तरफ जो पवनें चलती हैं उनकी दिशा पश्चिम की तरफ होती है। तो यहाँ पर वही चीज बोली गई है कि इसके फलस्वरूप उष्ण पछुआ पवनें यहाँ पे बताया गया कि उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलने वाली जो पश्चिमी पवनें होती हैं उनको पछुआ पवन भी कहा जाता है। तो ये शीतल और भारी ध्रुवीय पवनों के ऊपर आरोहित होती हैं। यानी यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र से आने वाली जो पछुआ पवनें हैं ये ध्रुवों की तरफ से आने वाली जो ठंडी पवनें हैं उनके ऊपर ये आरोहित हो जाती हैं। फेरल कोष्ठ के अंतर्गत उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर चलने वाली धरातली पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है, इसलिए इन्हें पछुआ पवन कहा जाता है। देखिए, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, आपका उत्तरी गोलार्ध है और उत्तरी गोलार्ध में दिशा कैसी है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इनकी दिशा कैसी है, दक्षिण पश्चिम, यानी इस साइड से एंटर कर रही है ना, और इधर निकल रही है ना। तो इनकी दिशा कैसी है उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। वहीं
दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में दिशा कैसी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं दक्षिणी गोलार्ध में दिशा जो है उत्तर पश्चिम से, यानी ये आपका उत्तर पश्चिम वाला हिस्सा है ना, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर ये निकल रही है, क्योंकि ये पश्चिम से आ रही है और पूर्वी तरफ निकल रही है, इसी वजह से इनको पछुआ पवन कहा जा रहा है। आरोहित वायु का कुछ भाग ध्रुवों की ओर और शेष भाग जो है विषुवत रेखा की ओर या 30 डिग्री अक्षांश की ओर मुड़ जाता है। इन पवनों का अवतलन उपोष्ण उच्च वायु पेटी और ध्रुवीय उच्च वायु पेटी पर होने से क्रम से फिरल कोशिका या ध्रुवी वातागर कोशिका का निर्माण होता है। यानी ये पवनें आगे चल के इतनी ज्यादा ठंडी हो जाती हैं कि इनका फिर या तो ध्रुवों की तरफ अवतलन होता है या फिर जो उपोष्ण उच्च वायु पेटी वहां पर अवतलन होता है। तो ऐसे करके यहां पर एक कोशिका बनती है जिसको ध्रुवी वातागर कोशिका या फिर फिरल कोशिका कहा जाता है। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, यहां पर एक कोशिका का निर्माण इस तरह से हो रहा है ना। तो ये जो कोशिका बन रही है इसको फिरल सेल कहा जाता है। इसके बाद है अब आपकी ध्रुवीय कोशिका। देखिए ध्रुवीय कोशिका के अंतर्गत वायुमंडलीय परिसंचरण का जो विस्तार है वो दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री से लेकर 90 डिग्री अक्षांशों के बीच में पाया जाता है। यानी 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में ध्रुवीय कोशिका का विस्तार पाया जाता है। ध्रुवीय कोष्ठ के अंतर्गत ध्रुवीय उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर धरातली पवनें चलती हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो 90 डिग्री अक्षांश है, 90 डिग्री अक्षांश दोनों गोलार्धों में जो है यहाँ पर जो है उच्च दाब क्षेत्र पाया जाता है और 60 डिग्री उत्तरी और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर यहाँ पर उपध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र पाया जाता है। तो ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र से उपध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र की ओर धरातली पवनें चलती हैं। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा जो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा जो है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। क्योंकि ये पवनें जो है पूर्व दिशा से आती हैं, इसी वजह से इनको जो है ध्रुवीय पूर्वा पवनें भी कहा जाता है, यानी पोलर ईस्टर्न लाइट्स भी इन्हें कहा जाता है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो आपकी व्यापारिक पवनें हैं वो पूर्वी पवनें हैं, यानी पूर्व की तरफ से आ रही हैं, और जो पछुआ पवनें हैं वो पश्चिम की तरफ से आ रही हैं, इसलिए उन्हें पछुआ पवन कहा जाता है। और जो ध्रुवीय पवनें हैं तो ये भी पूर्व की तरफ से आ रही हैं, इसलिए इन्हें ध्रुवीय पूर्वा पवनें कहा जाता है। अब है वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण और उसका महासागरों पर प्रभाव। देखिए वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण की वजह से प्रशांत महासागर का जल गर्म या फिर ठंडा होता है। तो आपने अल नीनो वाली घटना तो सुनी होगी, हम लोग पहले भी उसके बारे में पढ़कर आए हैं। तो अल नीनो के पीछे यही वायुमंडलीय परिसंचरण उत्तरदायी है। तो हर 5 या 10 साल में मध्य प्रशांत महासागर की जो गर्म जलधाराएं हैं ये दक्षिणी अमेरिका के तट पर बहने वाली जो पेरू की ठंडी जलधारा है इसका स्थान ले लेती हैं, और पेरू के तट पर इन गर्म धाराओं की जो उपस्थिति है ये अल नीनो कहलाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये दक्षिण अमेरिका का तट है, तो ये यहाँ पर जो है पेरू की जलधारा ठंडी जलधारा यहाँ पर बहती है। तो 5 या 10 साल में यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो पेरू की ठंडी जलधारा है ये गर्म जलधारा से रिप्लेस हो जाती है। तो ये जो घटना है ये अल नीनो कहलाती है, और अल नीनो द्वारा प्रशांत महासागर पर वायुदाब में परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन को दक्षिणी दोलन कहा जाता है, इस साउदर्न ऑसिलेशन के नाम से इसको जाना जाता है। इन दोनों का मतलब दक्षिणी दोलन और अल नीनो की जो संयुक्त घटना है इसको ENSO यानी कि अल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन के नाम से इसे जाना जाता है। और जिन वर्षों में एनसो शक्तिशाली होता है तो उस समय विश्व में बृहत मौसम संबंधी विभिन्नताएं देखी जाती हैं। जैसे बताया गया है कि दक्षिण अमेरिका का जो पश्चिमी शुष्क तट है यहां पर भारी वर्षा होती है। ऑस्ट्रेलिया और कभी कभी भारत में अकाल पड़ता है, यानी यहां पर वर्षा विलंब से होती है या बारिश कमजोर रहती है। और इस समय चीन में बाढ़ आती है, यानी जिस समय अल नीनो वाली या एनसो वाली सिचुएशन बनती है तो उस समय दुनिया के जो विभिन्न देश हैं वहां पर जलवायु भी परिवर्तन देखने को मिलते हैं, वहां पर जो वर्षा का वितरण है वो प्रभावित हो जाता है। अब देखिए आगे यहां पर पवनों का वर्गीकरण किया गया है। तो पवनों के वर्गीकरण में यहां पे बात करते हैं सबसे पहले प्रचलित पवनों की या फिर स्थायी पवनों की। तो देखिए प्रचलित पवनें या स्थायी पवनें ये वो पवनें होती हैं जो वर्ष भर निश्चित दिशा में प्रवाहित होती हैं, इसी वजह से इनको प्रचलित पवन या फिर स्थायी पवन कहा जाता है। और इस प्रकार की पवनें जो है मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। एक तो व्यापारिक या फिर सन्मार्गी पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। देखिए इन तीनों पवनों के बारे में हम लोग विस्तार से भी पढ़कर आए हैं, इसी वजह से मैंने इनकी व्याख्या यहाँ पर नहीं रखी है, क्योंकि व्यापारिक पवनों के बारे में, पछुआ पवनों के बारे में, ध्रुवीय पवनों के बारे में जो आपने अवदाब चित्र पढ़े हैं, यानी हेडली कोशिका, फेरल कोशिका और ध्रुवीय कोशिका के बारे में पढ़ा है, वहीं पर आपने इन पवनों के बारे में भी पढ़ा है। तो इस वजह से यहाँ पर कुछ अतिरिक्त यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है। दूसरे नंबर पर आ जाती हैं आपकी
सामयिक पवनें या फिर मौसमी पवनें। देखिए, जिन पवनों की दिशा मौसम या समय के अनुसार परिवर्तित हो जाती है उन्हें सामयिक पवन कहा जाता है। इन्हें भूमंडलीय पवनों का रूपांतरित रूप माना जाता है और ये पवनें भी 3 प्रकार की होती हैं। इनमें सबसे पहले हैं मानसूनी पवनें। मानसूनी पवनों के बारे में वैसे तो आप पढ़ चुके हैं, फिर भी मैंने यहाँ पर इनके बारे में हल्की सी व्याख्या रख दी है। देखिए, मानसूनी पवनें जो हैं ऋतु परिवर्तन के साथ अपनी दिशा उलट देती हैं, इसी वजह से इन्हें मानसूनी पवनें कहा जाता है। मानसूनी पवनें जो हैं ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर और सर्दी के सीजन में स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। इनकी उत्पत्ति जो है कर्क और मकर रेखाओं के बीच की जो व्यापारिक पवनों की पेटी है उसमें इनकी उत्पत्ति होती है। और मानसूनी पवनों का जो प्रभाव है ये दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी चीन और जापान में इनका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। वहाँ पर इनकी सबसे आदर्श दशाएं मिलती हैं, इसी वजह से मानसूनी पवनें इन्हीं क्षेत्रों में चलती हैं। सामयिक पवन का अगला प्रकार है स्थल समीर तथा समुद्र समीर। देखिए, दिन के दौरान जो स्थल खंड है ये समुद्र की अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाता है, तो स्थल खंड के गर्म होने की वजह से यहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं और यहाँ पर एक लो प्रेशर जोन या फिर निम्न अवदाब का क्षेत्र बन जाता है। वहीं जो समुद्री भाग है, समुद्री भाग दिन के समय में गर्म नहीं हो पाता है और यहाँ पर जो है एक उच्च अवदाब का क्षेत्र होता है, यानी यहाँ पर एक हाई प्रेशर जोन होता है। तो धरातल के लो प्रेशर जोन को भरने के लिए समुद्र की तरफ से हवाएं चल पड़ती हैं और इन हवाओं को समुद्र समीर के रूप में जाना जाता है और इनका प्रभाव जो है दोपहर से लेकर सूर्यास्त तक बना रहता है। वहीं रात के समय की बात करें तो रात के समय में स्थिति एकदम विपरीत होती है, क्योंकि रात के समय तक जो समुद्री भाग है वो गर्म हो जाता है और समुद्री भाग के गर्म होने की वजह से रात के समय समुद्र के ऊपर की जो वायु होती है वो गर्म होकर ऊपर उठ जाती है और यहाँ पर एक लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। जबकि रात के समय में जो स्थल खंड है वो ठंडा हो जाता है और यहाँ पर एक उच्च अवदाब का क्षेत्र बन जाता है। तो रात के समय स्थल से समुद्र के निम्न अवदाब की क्षेत्र की ओर हवाएं चल पड़ती हैं और इन हवाओं को जो है स्थल समीर के रूप में जाना जाता है। इनकी उत्पत्ति जो है सूर्यास्त के पश्चात होती है और दोपहर से पहले ये हवाएं जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाती हैं। देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि इनका प्रभाव जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वर्ष भर रहता है और शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में केवल ग्रीष्म ऋतु में होता है। इसके बाद है पर्वत और घाटी पवनें। देखिए, दिन के दौरान जो पर्वतीय प्रदेश हैं इनके ढाल गर्म हो जाते हैं और वायु जो है ढाल के साथ साथ ये ऊपर उठती है और इस स्थान को भरने के लिए वायु जो है घाटी से बहती है। यानी दिन के समय में जो ढाल है, ये वाला जो ढाल है ये गर्म हो गया तो ढाल के सहारे जो है वायु ऊपर से उठ गई। ऐसे में जो घाटी से बहने वाली ठंडी हवा है वो यहाँ पर इसका स्थान आके ले लेती है और इन पवनों को घाटी समीर या फिर आरोही पवनें या फिर इन्हें एनाबैटिक विंड्स भी कहा जाता है। रात के समय में क्या होता है, रात के समय में जो पर्वतीय ढाल होते हैं वो ठंडे हो जाते हैं और सघन वायु जो है घाटी में नीचे उतरती है, जिसे पर्वतीय पवनें कहा जाता है। उच्च पठारों और हिम क्षेत्रों से घाटी में बहने वाली जो ठंडी वायु है इसको अवरोही पवनें या फिर कैटाबैटिक विंड्स भी कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ पर नोट के रूप में कुछ चीजें बताई गई हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक तो पवन सम्मुख ढाल है और दूसरा जो है पवन विमुख ढाल है। तो पवन सम्मुख ढाल पर तो जबरदस्त वर्षा हो रही है, जबकि पवन विमुख ढाल यहाँ पर सूखा हुआ है। तो पर्वत श्रेणियों को पार करते हुए जो आर्द्र हवाएं हैं ये जब ऊपर उठती हैं तो ऊपर उठने पर ठंडी होती हैं और ठंडी होकर ये संघनित हो जाती हैं और पवन सम्मुख ढाल पर जबरदस्त वर्षा करती हैं। जब ये पवनें जो है पवन विमुख ढालों पर नीचे उतरती हैं तब ये शुष्क हो जाती हैं, क्योंकि इनमें नमी की मात्रा खत्म हो जाती है। तो ये जो है पवनें जो है ये रुद्रोष्म प्रक्रिया से गर्म हो जाती हैं। अब देखिए, रुद्रोष्म प्रक्रम या रुद्रोष्म प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि जब कोई वस्तु ना तो बाहरी माध्यम को ऊष्मा देती है और ना ही बाहरी माध्यम से ऊष्मा प्राप्त करती है, लेकिन उसके तापमान में परिवर्तन हो जाता है, तो इसे एडियाबैटिक परिवर्तन कहा जाता है। अब इसके बाद आ जाती हैं आपके स्थानीय पवनें। देखिए, स्थानीय पवनें तापमान और वायुदाब के स्थानीय अंतर से चला करती हैं और इनका प्रभाव क्षेत्र केवल स्थान विशेष तक होता है, यानी कि सीमित होता है। इनकी उत्पत्ति हेतु स्थानीय तापांतर और दाब प्रवणता प्रमुख कारक हैं और ये स्थानीय पवनें जो है क्षोभ मंडल की निचली परतों तक ही चलती हैं, यानी कि ये क्षोभ मंडल की निचली परतों में ही सीमित हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ गर्म स्थानीय पवनों और शीत स्थानीय पवनों के नाम यहाँ पर लिखे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गर्म स्थानीय पवनों की। तो इसमें आ जाती है लू। देखिए, लू गर्म और शुष्क पवन है जो मई और जून के महीनों में भारत के उत्तरी मैदानों के ऊपर अधिक शक्तिशाली होती है। सेकंड है फौन। देखिए, फौन जो पवन है ये आल्प्स पर्वत के पवन विमुखी ढालों के सहारे चलने वाली गर्म और शुष्क स्थानीय पवन है। चिनूक। चिनूक रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों के सहारे चलने वाली गर्म और शुष्क स्थानीय पवन है।
इसको संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में चिनूक कहा जाता है, यानी ये रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों के सहारे चलती है। अगली है सिराको। देखिए सिराको जो है गर्म शुष्क और रेत से भरी हुई पवन है जो सहारा रेगिस्तान में उत्पन्न होती है और सहारा से इटली और स्पेन की तरफ प्रवाहित होती है। इस पवन को स्पेन में लेवेज, मिस्र में खमसिन, एजियन सागर क्षेत्र में घरबी, लीबिया में गिबली, ट्यूनीसिया में चिली आदि नामों से जाना जाता है। अगली है हरमट्टन। देखिए हरमट्टन जो है ये सहारा रेगिस्तान से प्रभावित होने वाली एक अति प्रचंड गर्म और शुष्क पवन है जो उत्तर पूर्वी अफ्रीका से उत्तर पश्चिम अफ्रीका के ऊपर प्रभावित होती है, यानी ये इस साइड से उत्तर पूर्वी अफ्रीका यानी इस साइड से उत्तर पश्चिम अफ्रीका की ओर प्रभावित होती है। हरमट्टन के आगमन पर मौसम शुष्क हो जाने की वजह से सुहावना और लाभप्रद हो जाता है, क्योंकि इससे जो है वायुमंडल की जो आर्द्रता होती है वो कम हो जाती है। इस कारण गिनी तट पर इस हवा को डॉक्टर पवन भी कहा जाता है, यानी गिनी के तट पर इस हवा को डॉक्टर पवन के नाम से जाना जाता है। ब्लैक रोलर। देखिए ब्लैक रोलर जो है ये उत्तर अमेरिका के विशाल मैदान में चलने वाली गर्म और धूल भरी पवन है। ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया के मर्सली क्षेत्रों में प्रभावित गर्म और तीव्र वेग वाली शुष्क पवन है। सांता आना कैलिफोर्निया में सांता आना घाटी में प्रभावित गर्म शुष्क और रेतीली पवन है। योमा जो है योमा सांता आना के समान पवन है और ये जापान में इसको योमा कहा जाता है, यानी कि सांता आना की तरह ही है और जापान में इसका नाम योमा है, यानी जापान में प्रभावित होती है। जोंडा जो है ये दक्षिण अमेरिका के देश अर्जेंटीना में प्रभावित उष्ण और शुष्क पवन है। बाग्यो जो है ये फिलीपींस में प्रभावित उष्णकटिबंधीय चक्रवाती पवन है। इसके बाद आ जाती हैं आपकी ठंडी स्थानीय पवनें। इसमें नाम आता है मिस्ट्रल का। देखिए मिस्ट्रल जो है बहुत ही ठंडी शुष्क और उच्च वेग वाली पवन है जो कि आल्प्स पर्वत पर उत्पन्न होती है और रोन नदी की सक्रिय घाटी से होकर भूमध्य सागर के उत्तर पश्चिमी भाग और ये फ्रांस को प्रभावित करती है। बोरा भी एक शुष्क और अत्यधिक ठंडी प्रचंड पवन है जो एड्रियाटिक सागर के उत्तर पूर्वी किनारे पर प्रभावित होती है और इसकी उत्पत्ति आमतौर पर सर्दियों में होती है। ब्लिजर्ड जो है ये हिम के कणों से युक्त ध्रुवीय पवनें हैं। इससे साइबेरियाई क्षेत्र, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका क्षेत्र प्रभावित होता है। रूस के टुंड्रा प्रदेश और साइबेरिया क्षेत्र में ब्लिजर्ड को स्थानीय नाम पुर्गा और बुरान के नाम से जाना जाता है, यानी रूस के टुंड्रा प्रदेश में इसको पुर्गा के नाम से और साइबेरिया क्षेत्र में इसको बुरान के नाम से जाना जाता है। बुरान, देखिए बुरान के बारे में बताया गया कि रूस और मध्यवर्ती एशिया में प्रभावित होने वाली उत्तर पूर्वी स्थानीय पवन को बुरान कहा जाता है। नार्थर वास्तव में एक ध्रुवीय पवन है जो अवरोध के अभाव के कारण दक्षिण अमेरिका में टेक्सास और खाड़ी तटीय क्षेत्रों तक पहुंच जाती है। पेम्पेरो अर्जेंटीना और उरुग्वे के पंपास क्षेत्र में दक्षिण और दक्षिण पूर्व से चलने वाली ये अत्यंत शीतल ध्रुवीय पवन है। ट्रामोंटाना, देखिए ट्रामोंटाना जो है ये पश्चिम भूमध्य सागरीय क्षेत्र कोर्सिका में शीतकाल में प्रभावित होने वाली एक शुष्क और शीतल पवन है। अब यहां पर वायु राशियों के बारे में बात की गई है। यहां पर बताया गया है कि किसी समांगी क्षेत्र महासागरीय सतह हो सकती है, मैदानी भाग भी हो सकता है। तो किसी समांगी क्षेत्र पर वायु पर्याप्त रूप से लंबे समय तक रहती है तो वायु जो है उस क्षेत्र के गुणों को धारण कर लेती है। समांगी का मतलब कोई ऐसा क्षेत्र जिसकी अपनी कुछ विशिष्टताएं होती हैं और वहां पर जो बहने वाली वायु है उस क्षेत्र के गुणों को धारण कर लेती है और तापमान और आर्द्रता के विशिष्ट गुणों से युक्त इस वायु को वायु राशि कहा जाता है। वह समांग धरातल जिन पर वायु राशियां बनती हैं उन्हें वायु राशियों का उद्गम क्षेत्र कहा जाता है। देखिए वायु राशियों के प्रमुख 5 उद्गम क्षेत्र हैं। पहला क्षेत्र जो है उष्ण और उपोष्णकटिबंधीय महासागर है। सेकंड उपोष्णकटिबंधीय उष्ण मरुस्थल है। थर्ड जो है उच्च अक्षांशीय ठंडे महासागर हैं। फोर्थ जो है उच्च अक्षांशीय बर्फ आच्छादित महाद्वीपीय क्षेत्र हैं। 5वें नंबर पर स्थानीय रूप से बर्फ से आच्छादित अंटार्कटिक और आर्कटिक महाद्वीप हैं। तो इन 5 जगहों पर वायु राशियां बनती हैं। 5 जगह ये जो है वायु राशियों के उद्गम क्षेत्र हैं और इसी के आधार पर यहां पर वायु राशियों का वर्गीकरण किया गया है। देखिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे प्रश्न पूछा गया है। उष्णकटिबंधीय महासागरीय वायु राशि को एमटी कहा जाता है। एमटी का मतलब है मैरीटाइम ट्रॉपिकल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय को सीटी यानी कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल बोला जाता है। ध्रुवीय महासागरीय को एमपी का मतलब मैरीटाइम पोलर। ध्रुवीय महाद्वीपीय को सीपी का मतलब कॉन्टिनेंटल पोलर। महाद्वीपीय आर्कटिक को सी का मतलब है कॉन्टिनेंटल आर्कटिक। तो इन नामों से इनको जाना जाता है। अब इसी में आ जाते हैं वाताग्र यानी फ्रंट्स। देखिए जब 2 भिन्न प्रकार की वायु राशियां मिलती हैं
तो उनके मध्य सीमा क्षेत्र को वाताग्र कहते हैं। यानी कि जब दो भिन्न प्रकार की वायु राशियां आके मिलती हैं तो उनके बीच का जो सीमा क्षेत्र होता है उसको वाताग्र कहा जाता है। वाताग्रों के बनने की प्रक्रिया को वाताग्र जनन कहते हैं। वाताग्र जो है ये मध्य अक्षांशों में निर्मित होते हैं। मध्य अक्षांश का मतलब जो 30 से लेकर 60 डिग्री अक्षांश के बीच का क्षेत्र है वो मध्य अक्षांश वाला क्षेत्र है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। तो उन्हीं मध्य अक्षांशों में ये निर्मित होते हैं। और तीव्र वायुदाब और तापमान प्रवणता इनकी विशेषता है। ये तापमान में अचानक बदलाव लाते हैं और इसी के कारण वायु जो है ऊपर उठती है, बादल बनते हैं और फिर वर्षा होती है। देखिए वाताग्र जो है ये 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है शीत वाताग्र। जब शीतल और भारी वायु आक्रामक रूप में उष्ण वायु राशियों को ऊपर धकेलती है, इस संपर्क क्षेत्र को शीत वाताग्र कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि एक तरफ से तो गर्म वायु आ रही है, एक तरफ से शीतल वायु आ रही है। शीतल वायु जो है गर्म वायु को जब ऊपर धकेलती है तो ऐसे करके यहां पर शीत वाताग्र बनता है। अगला है उष्ण वाताग्र। यदि गर्म वायु राशियां आक्रामक रूप से ठंडी वायु राशियों के ऊपर चढ़ती हैं तो इस संपर्क क्षेत्र को उष्ण वाताग्र कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जब जो गर्म वायु राशियां हैं ये आक्रामक रूप से किसी ठंडी वायु राशि के ऊपर आके चढ़ जाएं, कवर कर लें उसको, तो इसे जो है उष्ण वाताग्र कहते हैं। फिर है अचर वाताग्र। देखिए जब वाताग्र स्थिर हो जाए अर्थात जब कोई भी वायु ऊपर नहीं उठती है तो इन्हें अचर वाताग्र कहा जाता है। चौथे नंबर पर है आपका अधिविष्ट वाताग्र। यदि एक वायु राशि पूर्णतः धरातल के ऊपर उठ जाए तो ऐसे वाताग्र को अधिविष्ट वाताग्र कहते हैं। यानी कोई वायु राशि अगर धरातल से पूरी तरह से ऊपर उठ जाती है तो ऐसे वाताग्र जो बनेंगे उनको अधिविष्ट वाताग्र कहा जाता है। अब देखिए वाताग्रों का संबंध बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवातों से है। बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवातों को शीतोष्ण चक्रवात भी कहा जाता है। और ये चक्रवाती वायु प्रणालियां जो हैं जो उष्णकटिबंध से दूर मध्य और उच्च अक्षांशों में विकसित होती हैं। यानी ये जो बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं ये मध्य और उच्च अक्षांशों में विकसित होते हैं। इन्हें जो है बहिरुष्ण चक्रवात या फिर शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात भी कहा जाता है। ये चक्रवात जो है ध्रुवीय वाताग्र के साथ साथ बनते हैं। आरंभ में वाताग्र अचर होता है, बाद में इसमें गति होने से ये चक्रवात ये बनते हैं। उत्तरी गोलार्ध में वाताग्र के दक्षिण में कौष्ट, कहने का मतलब यह कि उत्तरी गोलार्ध में वाताग्र के दक्षिण साइड में कौष्ट का मतलब होता है गर्म वायु, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और उत्तर दिशा से ठंडी हवा प्रवाहित होती है। यानी आप देख पा रहे हैं उत्तर से यहाँ पर ठंडी शीतल वायु आ रही है और दक्षिण से यहाँ पर गर्म वायु कौष्ट वायु आ रही है। जब वाताग्र के साथ वायुदाब कम हो जाता है, कौष्ट वायु उत्तर दिशा की ओर, यहां पर आप देख पा रहे हैं कौष्ट वायु जो है, क्योंकि यहां पे शीतल वायु इस पर धक्का लगा रही है तो कौष्ट वायु जो है उत्तर दिशा की ओर और ठंडी वायु जो है दक्षिण दिशा की घड़ी की सुइयों के विपरीत चक्रवाती पर संचरण करती है। देखिए कहने का मतलब यह है कि यहां पर पीछे से ठंडी वायु धक्का लगा रही है, इस साइड से कौष्ट वायु आ रही है। तो जब ठंडी वायु कौष्ट वायु को आगे धकेलती है तो कौष्ट वायु जो है उत्तर की ओर चली जाती है और ठंडी वायु जो दक्षिण में आ जाती है। तो ऐसे करके यहां पर घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में चक्रवाती परिसंचरण स्टार्ट हो जाता है, जिससे चक्रवात का विकास होता है। यानी ऐसे करके यहां पर शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात स्टार्ट होता है, जिसमें एक उष्ण वाताग्र होता है और एक शीत वाताग्र होता है। देखिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं उनमें एक तो गर्म वाताग्र होगा और दूसरा ठंडा वाताग्र होगा। इस चक्रवात में कौष्ट वायु क्षेत्र या कौष्ट खंड ठंडे अग्रभाग और पिछले शीत खंड के बीच पाया जाता है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं यहां पर बीच में जो है कौष्ट वायु क्षेत्र है और आगे भी शीतल वायु क्षेत्र है और पीछे भी यहां पर शीतल वायु क्षेत्र है। यानी यहां पर कौष्ट खंड जो है ये शीतल वायु खंड के बीच में पाया जा रहा है। कौष्ट वायु आक्रामक रूप में ठंडी वायु के ऊपर चढ़ती है। चूंकि कौष्ट वायु जो है गर्म होती है, गर्म होने से ये हल्की हो जाती है और ये ठंडी वायु के ऊपर ये चढ़ती है। और उष्ण वाताग्र के पहले भाग में स्तरीय मेघ दिखाई देते हैं और इनसे वर्षा होती है। देखिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उष्ण वाताग्र के साथ स्तरीय मेघ बनते हैं, ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये। वहीं पीछे से आता शीत वाताग्र उष्ण वायु को ऊपर धकेलता है, जिसके परिणाम स्वरूप शीत वाताग्र के साथ कपासी मेघ बनते हैं। देखिए यहां पर ध्यान देना है कि शीत वाताग्र के साथ कपासी मेघ बन रहे हैं, जबकि उष्ण वाताग्र के साथ स्तरीय मेघ बन रहे हैं। यह कौष्ट वायु ऊपर उठती है, यानी गर्म वायु ऊपर उठती है और इसका भूतल से कोई संपर्क नहीं रहता है तथा अधिविष्ट वाताग्र बनता है और धीरे धीरे करके चक्रवात क्षीण हो जाता है। अब देखिए यहां पर नोट के रूप में कुछ चीजें बताई गई हैं कि शीत वाताग्र जो होते हैं ये उष्ण वाताग्र की अपेक्षा तीव्र गति से चलते हैं और अंततः ये उष्ण वाताग्रों को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं। अब आगे यहां पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में बताया गया है, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में बताया गया है। देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात आक्रामक तूफान होते हैं और इनकी उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों पर होती है और ये तटों की तरफ, इन तटीय क्षेत्रों की तरफ ये गतिमान होते हैं।
देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात काफी ज्यादा आक्रामक होते हैं, यानी कि ये आक्रामक पवनों की वजह से ये विस्तृत विनाश, अत्यधिक वर्षा और तूफान लेकर आते हैं, यानी इनसे विस्तृत जान माल की हानि होती है। हिंद महासागर में इन्हें चक्रवात नाम से, अटलांटिक महासागर में इन्हें हरिकेन के नाम से, पश्चिम प्रशांत और दक्षिण चीन सागर में इन्हें टाइफून और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में बिली ब्लीच के नाम से इन्हें जाना जाता है। यानी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम हैं। यहां पर वो अनुकूल परिस्थितियां बताई गई हैं जिनमें उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति और विकास होता है। तो सबसे पहली स्थिति है, समुद्री सतह का जो तापमान है वो 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। कोरियोलिस बल उपस्थित होना चाहिए, क्योंकि कोरियोलिस बल जो है ये वायु को चक्रीय गति प्रदान करता है। जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं कि कोरियोलिस बल जो है इक्वेटर लाइन पर या भूमध्य रेखा पर अनुपस्थित होता है, तो इसी वजह से भूमध्य रेखा पर कोई चक्रवात नहीं बनते हैं। ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर कम होना, यानी ऊपर की ओर उठने वाली जो ऊर्ध्वाधर पवनें हैं इनकी गति में अंतर कम होना चाहिए। कमजोर निम्न दाब क्षेत्र या निम्न स्तर का चक्रवाती प्रसंचरण का होना, यानी समुद्री सतह पर एक निम्न अवदाब का क्षेत्र होना चाहिए। समुद्री तल तंत्र पर ऊपरी अपसरण होना, यानी कहने का मतलब यह है कि जो निम्न अवदाब का क्षेत्र है इसे भरने के लिए जो हवाएं आए जब वो ऊपर उठें तो ऊपर उठने पर वहां पर क्या हो, ऊपरी अपसरण हो। तो ये कुछ अनुकूल परिस्थितियां हैं जिनमें उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं। इन चक्रवातों को और अधिक विध्वंसक करने वाली ऊर्जा जो है संघनन प्रक्रिया द्वारा ऊंचे कपासी स्तरीय मेघों से प्राप्त होती है। यानी यह ऊर्जा जो है ऊंचे कपासी स्तरीय मेघ जो है उनकी संघनन प्रक्रिया से प्राप्त होती है, जो इस तूफान के केंद्र को घेरे होती है। समुद्रों से लगातार आर्द्रता की आपूर्ति से यह तूफान अधिक प्रबल होते हैं और स्थल खंड पर पहुंचकर इनकी आर्द्रता की आपूर्ति रुक जाती है। इसी वजह से ये क्षीण होकर समाप्त हो जाते हैं। वह स्थान जहां से उष्णकटिबंधीय चक्रवात तट को पार करके जमीन पर पहुंचते हैं वह चक्रवात का लैंडफॉल कहलाता है। यहां पे बताया गया है कि वे चक्रवात जो प्राय 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरते हैं उनकी दिशा अनिश्चित होती है और ये अधिक विध्वंसक होते हैं। यहां पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संरचना के बारे में बताया गया है। जैसा कि आप यहां पर इमेज में देख पा रहे हैं, इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे यहां पर बीचों बीच में इसका एक आंख वाला पोर्शन है। तो जो आंख वाला पोर्शन है यानी केंद्र वाला पोर्शन है, तो इस आंख के चारों तरफ सर्पिल रूप में पवनों का प्रसंचरण होता है। सर्पिल का मतलब स्पाइरल वे में ऐसे करके यहाँ पे पवनों का प्रसंचरण होता है और इस क्षेत्र को आंख कहा जाता है। इसका व्यास जो है 150 से लेकर 250 किलोमीटर तक होता है। इसका जो केंद्रीय आंख वाला क्षेत्र है ये शांत क्षेत्र होता है, यानी यहाँ पर कोई भी गतिविधि नहीं होती है और यहाँ पर पवनों का अवतलन होता है। यानी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर उष्ण वायु का अवतलन हो रहा है इस क्षेत्र में। इस अक्षु के चारों तरफ अक्षुभित्ति होती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अक्षु के चारों तरफ अक्षुभित्ति ये होती है। जहां वायु का प्रबल और वृत्ताकार रूप में आरोहण होता है, यानी यहां पर वायु का प्रबल और वृत्ताकार रूप में सर्पिल रूप में ही ऊपर की तरफ ऐसे करके आरोहण होता है। यह आरोहण क्षोभ सीमा की ऊंचाई तक पहुंचता है और इसी क्षेत्र में पवनों का वेग जो है अधिकतम होता है, यानी यहां पर पवनों का वेग लगभग 250 किलोमीटर प्रति घंटा तक होता है। चक्रवात की आंख से रेनबैंड विकृत होते हैं, यानी इसकी आंख से रेनबैंड आप देख पा रहे हैं, दोनों तरफ रेनबैंड विकृत होते हैं और कपासी वर्षा बादलों की पंक्तियां बाहरी क्षेत्र की ओर विस्थापित हो सकती हैं। यानी इन रेनबैंडों के साथ जो कपासी वर्षा बादलों की पंक्तियां हैं वो बाहरी क्षेत्र की तरफ विस्थापित हो जाती हैं, जिससे कि जमकर वर्षा होती है। यह प्रसंचरण प्रणाली धीमी गति से यानी लगभग 300 से लेकर 500 किलोमीटर प्रतिदिन की दर से आगे बढ़ती है और ये चक्रवात तूफान तरंग उत्पन्न करते हैं और तटीय निम्न इलाकों को जल प्लावित कर देते हैं, यानी तटीय निम्न इलाकों को डुबो देते हैं। अब यहां पर बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवातों और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में अंतर बताए गए हैं कि दोनों में क्या अंतर होते हैं। देखिए बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवातों में स्पष्ट वाताग्र प्रणालियां होती हैं जो कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में नहीं होती हैं। जो आपके बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात या फिर शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं वो विस्तृत क्षेत्रफल पर फैले होते हैं और इनकी उत्पत्ति जल और स्थल दोनों पर होती है, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात केवल समुद्रों में उत्पन्न होते हैं और स्थलीय भागों में पहुंचने पर ये नष्ट हो जाते हैं। बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की अपेक्षा बड़े क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात कम क्षेत्र को प्रभावित कर पाते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में पवनों का वेग अपेक्षाकृत तीव्र होता है और ये विनाशकारी होते हैं, जबकि जो बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात उतने ज्यादा विनाशकारी और या उतने ज्यादा तीव्र नहीं होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात पूर्व से पश्चिम को चलते हैं, यानी कहने का मतलब यह है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है ये पूर्व में स्टार्ट होते हैं और पश्चिम की तरफ चलते हैं, जबकि जो बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है ये पश्चिम में स्टार्ट होते हैं और पूर्व की तरफ चलते हैं। अब देखिए आगे यहां पर तड़ित झंझा और टॉर्नेडो इन थंडर स्टॉर्म और टॉर्नेडो के बारे में बताया गया है। ये दोनों ही जो है स्थानीय तूफान है और ये अल्प समय के लिए रहते हैं।
अपेक्षाकृत कम क्षेत्रफल तक ये सीमित होते हैं, लेकिन काफी ज्यादा आक्रामक होते हैं। तो सबसे पहले तड़ित झंझा के बारे में बताया गया है कि तड़ित झंझा जो है ये उष्ण आर्द्र दिनों में प्रबल संवहन की वजह से उत्पन्न होते हैं। तड़ित झंझा एक पूर्ण विकसित कपासी वर्षा मेघ है जो गरज और बिजली उत्पन्न करते हैं। जब यह बादल अधिक ऊंचाई तक चले जाते हैं, जहां पर तापमान शून्य से कम होता है, तो इससे ओले बनते हैं और जमकर ओलावृष्टि होती है। वहीं आर्द्रता कम होने की स्थिति में तड़ित झंझा जो है ये धूल भरी आंधियां लेकर आते हैं। तड़ित झंझा की विशेषता बताई गई है कि तड़ित झंझा की विशेषता उष्ण वायु का प्रबल ऊर्ध्व प्रवाह है, यानी गर्म वायु सीधे तौर पर जब ऊपर उठती है तो उसे ऊर्ध्व प्रवाह बोला जाता है, जिसके कारण बादलों का आकार बढ़ता है और ये अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं। इसकी वजह से वर्षा होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक तरफ से यहाँ पर उष्ण वायु आ रही है और इसका ऊर्ध्व प्रवाह हो रहा है। ऊर्ध्व प्रवाह होने से बादलों का जो आकार है ये बढ़ता चला जा रहा है। तो अब आगे यहाँ पर टॉर्नेडो के बारे में बताया गया है। देखिए, टॉर्नेडो तड़ित झंझा से ही जन्म लेते हैं। भयानक तड़ित झंझा से कभी कभी वायु आक्रामक रूप में हाथी के सूंड की तरह सर्पिल अवरोध करती है। देखिए, तड़ित झंझा कैसे बन रहे हैं? जब उष्ण वायु का ऊर्ध्व प्रवाह हो रहा है तब ये बन रहे हैं, जबकि जो आपके टॉर्नेडो है, टॉर्नेडो इसी से ही बन रहे हैं। जब वायु जो है नीचे की तरफ अवरोध करती है, नीचे की तरफ उतरती है, तब टॉर्नेडो का जन्म होता है। तो यहाँ पे वही चीज बताई गई है कि तड़ित झंझा से कभी कभी वायु जो है आक्रामक रूप में हाथी की सूंड की तरह सर्पिल अवरोध करती है, इस तरह से सर्पिल रूप में ये अवरोध करती है ऐसे करके। तो यहाँ पे टॉर्नेडो का जन्म होता है। इसके केंद्र पर अत्यंत कम वायुदाब होता है और यह व्यापक रूप से भयंकर विनाशकारी होते हैं। इस प्रघटना को टॉर्नेडो कहते हैं और ये मध्य अक्षांशों में उत्पन्न होते हैं। देखिए, जब टॉर्नेडो समुद्र पर उत्पन्न होते हैं तो इन्हें जलस्तंभ कहा जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर टॉर्नेडो का चित्र देख पा रहे हैं, यहाँ पर वायु सर्पिल रूप में वायु का नीचे की तरफ अवरोहण हो रहा है। इन तूफानों से स्थितिज और ताप ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और अशांत वायुमंडलीय दशाएं पुनः स्थिर स्थिति में लौट आती हैं। ये इन तूफानों का रोल है। इसी के साथ आपका ये वाला अध्याय समाप्त हो जाता है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सब अध्याय समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि मैं हर टॉपिक के लिए प्रॉपर इमेज लगा रहा हूं, चीज़ों को और अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि केवल अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम नोट्स परचेज कर लेंगे, नोट से पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा, जब तक आप लेक्चर नहीं देखेंगे, जब तक आप लेक्चर में से जो मूल कॉन्सेप्ट है उसको नहीं समझेंगे, तब तक आपको नोट समझ में आने वाले नहीं हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, भले आप नोट्स ले लें लेकिन लेक्चर भी देखें, क्योंकि बिना लेक्चर देखे आपको जो बहुत सारी बातें हैं वो समझ में नहीं आएंगी। आप भले उसे रट लेंगे लेकिन उसे कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए वीडियो देखना अत्यंत आवश्यक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।